हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। पेपर 2 के रिगार्डिंग क्लासेस हैं आपकी ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो आपका है उसके लिए ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट। एक्सटर्नल स्टेट क्या होता है ये चीजें जानेंगे, ठीक है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको टॉपिक अगर आ जाए, आपका कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, ऐसे आ गया कोई आपका आर्ग्यूमेंट आ गया आपका, उसमें आप ये जो पॉइंट्स हैं ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं उनका क्या रोल है। Role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security। internal security, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होगी एक्सटर्नल स्टेट की, ठीक है। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स आज दोज इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल टू द होम स्टेट, मतलब कोई भी कंट्री है, इंडिया है, इसकी टेरिटरी के बाहर वाले जो भी होंगे वो हो गए आपका एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स विच आर एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय फॉरेन स्टेट्स। कोई भी जो फॉरेन कंट्री है, कोई भी फॉरेन स्टेट है, वो इन सबको मेंटेन करता है, वो हो गया आपका एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। टू थ्रेटन और इन्फ्लुएंस द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ होम स्टेट। किसको चैलेंज करेंगे ये इंटरनल सिक्योरिटी को, और हम पढ़ रहे हैं इंडिया के रिगार्डिंग। तो जो फॉरेन जो स्टेट्स हैं वो चैलेंज करें, वो थ्रेट करें किसकी सिक्योरिटी, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को, तो उनको हम डालेंगे कौन सी कैटेगरी में, एक्सटर्नल स्टेट नो, जो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के थ्रू जो थ्रेट आता है उसमें, ठीक है। वो हो गया आपका। चाइना एंड पाकिस्तान का बहुत इशू न्यूज में भी मिलता है आपको, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज हैं, ये फॉरेन स्टेट हैं आपके। तो चाइना एंड पाकिस्तान आर द मेजर एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स which influence the internal security of India। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी इफेक्ट होती है इनकी वजह से। अदर कोई और जो स्टेट्स हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। इनको भी हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते, इनका भी थोड़ा थोड़ा इशू रहता है, इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज रहता है इंडिया के लिए इनके थ्रू भी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले थ्रेट जो चाइना से है, ठीक है। बायलेटरल रिलेशन जो है दोनों कंट्रीज के, बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज हैव रिमेन एज दैट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन। बाइलेटरल रिलेशन में बहुत से सर्कमस्टांसेस में आपको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, बहुत से सर्कमस्टांसेस में आपको आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ें तो अगर इसका कोऑपरेशन वाला हम देखें तो एक प्लस पॉइंट प्रोज उसके क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया आपका, आए दिन न्यूज में रहता है आपका बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। इंडिया की तरफ से बोला जाता है कि हमारी इंटेग्रिटी सोवरेनिटी जो है उसको हार्म किया गया है। किसने हार्म किया, चाइना वालों ने। चाइना जो टेरिटोरियल इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, कुछ हम न्यूज में पढ़ते हैं कि कुछ जो अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरीज चाइना जो है वो क्लेम करता है। तो वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट में आपका आ गया। प्लस पॉइंट अगर देखें तो जो बाइलेटरल ट्रेड है उसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो चाइना हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा इंडिया का, ठीक है। चाइना प्रूव्स बोथ एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी भी है हम लोगों के पास, प्लस पॉइंट देखें, बट एक चैलेंजिंग भी है ये इंडिया के लिए। बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, अगर इसी का चैलेंजिंग पॉइंट देखें हम लोग, चाइना बहुत सारे चीप गुड्स जो होता है, चीप गुड्स डिलीवर करता है इंडिया को, ठीक है। लेकिन जो इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट इस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, जो चीप गुड्स चाइना से जो इंपोर्ट किए जाते हैं उनसे जो डोमेस्टिक मार्केट को जो हार्म होता है वो एक हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। ये चीजें हो गई।
तो चाइना प्रूव्स टू बी बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड ए चैलेंज टू इंडिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि चाइना एक थ्रेट कैसे नहीं है। चाइना नॉट ए थ्रेट। तो थ्रेट इसको कब नहीं माना जाएगा, कंसीडरिंग द लॉन्ग एग्जिस्टिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट हम लोगों के बहुत पहले से है, ठीक है। 1962 में बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ गई थी वॉर के बाद। बट अगर बात करें एलएसी की, आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो डिमार्केट करता है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, though there is no clear joint demarcation of the map on the map, बट फिर भी दोनों जो कंट्रीज हैं इक्वली एक दूसरे को ये जो एलओसी है इसको रिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन देखने को मिलता है, बहुत बार चाइनीज एग्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली दोनों ने एलएसी का रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। कमिटमेंट्स मेड बाय द नेशन थ्रू द 1993 बॉर्डर पीस एग्रीमेंट, ठीक है, दोनों कंट्रीज ने इसका रेस्पेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि चाइना एक बहुत ज्यादा बिगर थ्रेट नहीं है, किसके लिए, इंडिया के लिए। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका। अगर आपसे आर्ग्यूमेंट में पूछ लिया जाए तो आप इसको मान लो, आर्ग्यूमेंट में पूछा चाइना इज अ बिगर थ्रेट, ठीक है, चाइना इज अ बिगर थ्रेट, इसके ऊपर आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है फॉर में और अगेंस्ट में। तो फॉर में तो आप कौन सी चीजें लिखोगे जिससे पता चले कि हाँ चाइना ये सब चीजें करता है, दैट्स व्हाई इट इज ए बिगर थ्रेट फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो फॉर में आपका आ गया कि जो टेरिटोरियल जो क्लेम करता है चाइना, अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी आपकी क्लेम कर दी, वो इशू आप इसमें लिखेंगे, ये लिखेंगे आप फोर में। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया कि हाँ स्टेटमेंट में आपसे पूछा है चाइना इज अ बिगर थ्रेट, तो उसके फोर में आपको उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट देना है। कुछ बच्चे अगेंस्ट में उसमें आर्ग्यूमेंट लिख कर आ जाते हैं, राइट। तो ये चीजें समझनी है। उसके बाद अगेंस्ट में क्या हो गया कि भाई चाइना नहीं है एक बिगर थ्रेट, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, दोनों कंट्री जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको रेस्पेक्ट करती हैं म्यूचुअली। तो वो आपका अगेंस्ट में आ गया कि नहीं भाई दोनों कोऑपरेशन करती हैं इस चीज के लिए, तो ये एक बिगर थ्रेट नहीं होगा, ठीक है। चलो उसके बाद द गवर्नमेंट of both the nations have tried to maintain peace along the borders। दोनों कंट्री चाहती हैं कि पीस बना रहे, ठीक है, बॉर्डर एरियाज में कोई डिस्प्यूट ना हो। ऑलराइट, ये तो आपको लिखना है चाइना नॉट ए बिगर थ्रेट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया, सप्लायर ऑफ चीप गुड्स। अभी सप्लायर ऑफ चीप गुड्स पे आपने इसमें मान लो चाइना के प्रोज में लिखा, लेकिन सेम चीज का आप कॉन्स भी लिख सकते हो, बिकॉज चीप गुड्स है तो एक ये सीरियस थ्रेट पोजेस करता है जो इंडिजीनियस और डोमेस्टिक मार्केट है, इंडस्ट्रीज है इंडिया के लिए। तो इट विल बिकम ए बिगर थ्रेट फॉर द डोमेस्टिक मार्केट एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। टू सम अप इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशनशिप, it should be more focused on optimistic path। अभी कुछ बच्चों को कंक्लूजन का बहुत दिक्कत रहता है कि मैम कंक्लूजन में क्या लिखें, ठीक है। तो कंक्लूजन में जो आप वो सारी चीजें जो बताओगे जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या क्या लाइन लिख सकते हो कि जो अभी तक आपने बताया अगर उसको हम सम अप करें, इंडिया चाइना का जो रिलेशन है बाइलेटरल रिलेशन, उसको हम सम अप करें तो क्या लिखेंगे, इट शुड बी focused on more optimistic path, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पाथ लिख दिया। अब आपने ये जो ऑप्टिमिस्टिक पाथ यहाँ लिखा इसको दोबारा से आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऊपर आप ये ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक वेज आप जो बता के आए हैं कि ये सब चीजें गवर्नमेंट ने कर ली, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को आगे करनी है, वो सब आप वहां इंक्लूड कर चुके, तो अभी बार बार वो चीजें आपको डिस्कस नहीं करनी है। ऑप्टिमिस्टिक पाथ विद म्यूचुअल adherence to peaceful measures to resolve द कन्फ्लिक्ट्स। अभी जो कन्फ्लिक्ट्स है वो रिजोल्व तो दोनों को करने हैं, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन लिख दो आप कि भाई दोनों कंट्रीज हैं उनको पीसफुल मेजर्स लेने चाहिए जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजोल्व करने के लिए, ठीक है। कोऑपरेशन जो है दोनों के बीच का वो इंक्रीज किया जाए, ठीक है, इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट।
ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो गया आपका कंक्लूजन तैयार। ठीक है, कोई भी कंट्री के साथ आपका कोई भी इशू है, एक एवरग्रीन सा कंक्लूजन आपके पास हो गया कि ठीक है भाई, जो बायलेटरल रिलेशन है उनको फोकस करके ज्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक मल्टी डायमेंशनरी पाथ निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा पीपल टू पीपल टाई हो, ठीक है, कल्चरल और ये सारी चीजें मिक्सिंग हो, थॉट्स का मिक्सिंग हो, म्यूचुअल एक पीसफुल मेजर्स निकाला जाए, कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, कोऑपरेशन बढ़ाया जाए कॉमन इंटरेस्ट के एरियाज में। ये आपका हर एक कंट्री के साथ, मान लो अभी यहाँ इंडो नेपाल होता, उसके साथ भी आप इसको लिख सकते हैं। बस आपको क्या, अगर जहां भी चाइना लिखा है ये नाम बदल के नेपाल लिख देना है। ये बहुत ही कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास रेडी होने चाहिए। ऑल राइट, चलो, ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि चाइना थ्रेट नहीं है, किस वजह से नहीं है वो पढ़ लिया। अब हम एज ए थ्रेट चाइना को पढ़ेंगे, चाइना एज ए थ्रेट। तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कि चाइना एज ए थ्रेट? चाइना का जो ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है चाइना का, वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जो कंट्रीज इंडिया के बॉर्डरिंग अराउंड जो हैं उनमें भी इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जाता है, ये जो एक सीरियस थ्रेट पोजेस करता है इंडिया के लिए। अब मान लो इनके बात करते हैं, जो चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीप प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लोग उनको अफोर्ड कर सकते हैं, तो लेकिन उनसे जो डोमेस्टिक मार्केट है वो खराब होता है। तो इनका रीराउटिंग भी होती है बहुत बार कि जो इंडिया का कोई नेबरिंग कंट्री है, नेपाल से आ गया मान लो, ये चाइनीज गुड्स नेपाल भेजे जाएंगे, उसके बाद जो पोरस बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच, बांग्लादेश के बीच, म्यांमार के बीच, इन सब से आप लगा सकते हो कि यहाँ से फिर ये जो चाइनीज गुड्स हैं वो इंडिया में भेजे जाएंगे। ठीक है, बैन होने के बाद भी ये चीजें होती हैं। तो ये एक थ्रेट है कि चाइना जो अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, इंडियन ओशन में, साउथ एशिया में अपना बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक है, वो एक इंडिया के लिए थ्रेट हो गया। ऑल राइट, उसके बाद अरुणाचल की जो टेरिटरीज हैं, अरुणाचल के कुछ जो उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको चाइना क्लेम करता है। दिस विल हार्म सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड पीसफुल सोसाइटल फैब्रिक ऑफ इंडिया। ठीक है, पीसफुल जो सोसाइटल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय होगा इंडिया का इस चीज से। ठीक है, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी इंडिया की हार्म होगी। अभी आप लोग क्या पूछते हो, किसने मुझसे पूछा था, शायद राकेश ने ये पूछा था कि मैम ये जो हम सोवरेनिटी इंटेग्रिटी लिखते हैं इनको हमें डिफाइन करना है क्या? आप लोगों के पास वर्ड लिमिट कितनी है? 300 ऐसे के लिए। ठीक है, ऐसे राइटिंग के लिए 300 वर्ड्स है। सोवरेनिटी इंटेग्रिटी अगर डिफाइन करने लगोगे, अराउंड आप 100 प्लस इसमें वर्ड लिख दोगे। फिर जो आपसे जो प्रॉपर टॉपिक पूछा है वो कब लिखोगे? तो ये सिर्फ वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे जो आपको लिखने हैं, इनको अंडरलाइन करना है, बस वहीं तक रहने देना है, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको डिस्कस नहीं करना। ये चीज हो गई। दूसरा, तीसरा क्या चीज हो गई, चाइनीज गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। चाइना जो है वो अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, इन अलोंग विद द तिब्बतियन रीजन करता है, एंड अलोंग विद द कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। ठीक है, दिस मूव एम एट अचीविंग ए परमानेंट मिलिट्री एडवांटेज ओवर इंडिया। अगर मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्होंने इंक्रीज की इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में, तो बहुत सारा चाइनीज इन्फ्लुएंस होगा उन कंट्रीज में भी, और वो जो नेबरहुड का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीज हो जाती है कि ऐसे हम करता है। दैट्स व्हाई वी टुक चाइना एज ए थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे जो मेन आता है चाइना और पाक का, चाइना और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। पाकिस्तान ने कुछ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी टेरिटरीज पर चाइना को दे दिया कि आप यहाँ से कोई भी चीजें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, रोड डेवलप कर सकते हैं आप। ठीक है,
तो ये सब भी क्या करता है, जो इंडिया की इंटेग्रिटी है और पीस है उसको हार्म करता है। फिर आता है आपका ग्वादर पोर्ट का एग्जाम्पल, हम्बनतोता पोर्ट का एग्जाम्पल आपका आता है, श्रीलंका वाला। ठीक है, ये सब आपको यहाँ डिफाइन नहीं करना, ये बस एज ए थ्रेट किन किन चीजों से है वो सब चीजें आपको बतानी है। ठीक है, मैरीटाइम सिल्क रूट हो गया आपका, चाइना का जो अदर कंट्रीज हैं इंडियन ओशनिक रीजन में उनके साथ बढ़ता हुआ एंगेजमेंट हो गया आपका। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया। तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए, टू काउंटर दीज चाइनीज थ्रेट्स, इंडिया शुड इम्प्रूव इट्स मिलिट्री पावर। ठीक है, मिलिट्री पावर जो है इंडिया को वो अपनी इंक्रीज करनी चाहिए। पीपल टू पीपल टाइज है, जो पीपल टू पीपल टाइज है जो नेबरहुड के साथ, नेबरहुड कंट्रीज के साथ, वो सब इनको सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता, हम लोगों ने जब ऐसे राइटिंग किया इंडियन इंडो नेपाल अलायंस के बारे में, उसमें भी आप लोगों ने लिखा। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया। ठीक है, ये सब चीजें इंडिया कर सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं मल्टी डायमेंशनरी अप्रोच। ठीक है, इन सब चीजों को टैकल करने के लिए इंडिया ये सारी चीजें कर सकती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चाइनाज रोल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का, उसके रिगार्डिंग चाइना का उसमें क्या रोल है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ये NER है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका क्या चीज है, ये एक जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव जोन है इंडिया के लिए। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक जिसको बोला जाता है, वही सिर्फ एक सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे हमने चिकन नेक पढ़ा था। तो वो रेस्ट ऑफ द इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, सिर्फ एक यही कॉरिडोर है। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है लैंडलॉक्ड है, ये 4 डिफरेंट कंट्रीज इसके सराउंडिंग में है। ठीक है, द तो वहां क्या होता है, द इंसर्जेंसी सिचुएशन विद इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन कैन बी एड्रेस इफेक्टिवली थ्रू, किस चीज से ये चीज जो है आपका सोल्व हो सकता है, वही एवरग्रीन पॉइंट्स आपके, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं उनसे फ्रेंडशिप टाइज बनाए रखे। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में असिस्ट करें इंडिया उनको। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब, और जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इफेक्टिवली ये सब चीजें एड्रेस करने के लिए उनका सपोर्ट नेसेसरी है कि वो अपनी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन ना होने दे, फेक करेंसी की जो प्रॉब्लम आती है वो लोग ना होने दे। तो साथ में टाई अप करके ये सारी चीजें म्यूचुअल कोऑपरेशन से सोल्व हो सकती हैं। फिर उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है और जो बोडोलैंड का है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन दोनों का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने क्या रिवील किया है कि इन दोनों जो NDFB है और NSCN प्लस आपका जो है NDFB, दैट इज बोडोलैंड वाला, और ये है सोशलिस्ट काउंसिल वाला। तो इन दोनों के NIA ने प्रूव किया है कि इन दोनों के लिंक हैं एक नोर्निको से। ठीक है, नोर्निको क्या है, लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड वेपन मैन्युफैक्चरर है चाइना का। ठीक है, आर्म्स एम्युनिशन वेपन्स मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी, चाइना की है। ठीक है, स्टेट ओन वेपन मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना। तो यहाँ से इनको आर्म्स मिल जाते हैं। तो जो इंसर्जेंट्स हैं वो मनी पे करते हैं वेरियस ब्रांचेस के थ्रू, शिपमेंट उनकी आती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा जो पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश का, म्यांमार का, यहाँ से आर्म्स एम्युनेशन फेक करेंसी ये सब इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑप्टिमली रीप द बेनिफिट्स ऑफ RCEP और बिम्स्टेक के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, अगर उन सबको अगर एक बहुत पॉजिटिव तरीके से चलाना है, उन चीजों के एग्रीमेंट्स को ग्राउंड लेवल पर लाना है, तो एक स्टेबल नेबरहुड की जरूरत है, स्टेबल सिक्योरिटी सिचुएशन मेंटेन करनी पड़ेगी। कौन से रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अगर इंडिया को अपनी नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी पर वर्क करना है, तो जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये गेटवे हो सकता है आपका, हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनसे लिंक करने का गेटवे हो सकता है। तो ये बहुत ही
स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है। तो थ्रू द डिप्लोमेसी इंडिया को क्या करना चाहिए, इट नीड्स टू पुश चाइना into checking the prevalence of illegal trade of weapon from its own ordnance factory। इसकी ordnance factory कौन सी पढ़ी हमने, नॉर्निको, जहां से ये आर्म्स एम्यूनेशन सप्लाई करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो पार्टीज हैं इनको, ठीक है। तो ये आप ये जो लास्ट वाली जो लाइन हमने पढ़ी ये एज ए वे फॉरवर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कंक्लूजन से पहले जो आपको लिखना होता है कि ये सारी चीजें किससे सोल्व हो सकती हैं, थ्रू डिप्लोमेसी, ठीक है, नेबरहुड के सपोर्ट से। नेबरहुड का सपोर्ट कैसे, कि जैसे भाई चाइनीज जो ये कंपनी है इसको चाइना खुद से बोले कि भाई ऐसे ये उनको सप्लाई ना करे, इलीगल ट्रेड ऑफ वेपन्स ना करे फ्रॉम इट्स ओन ऑर्डिनेंस बोर्ड। तो ये सारी चीजें वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं आप लोग। चलो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें पाकिस्तान का आता है ऑप्शन। चाइना के रिगार्डिंग हमने चीजें पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान के रिगार्डिंग, पाकिस्तान से क्या कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान, तो चाइना के रिगार्डिंग हमने पढ़ा कि जो बाइलेटरल ट्रेड है, चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। लेकिन अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बात करें बाइलेटरल रिलेशनशिप की, तो उसमें क्या आता है, इंडिया पाकिस्तान बाइलेटरल रिलेशनशिप हैव बीन डिफिकल्ट सिंस द बिगनिंग। बिगनिंग से ही कुछ अच्छे नहीं रहे हैं आपस में म्यूचुअल इनके रिलेशनशिप। क्यों नहीं रहे, मेनली ड्यू टू द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इन विच दीज नेशंस वर बोर्न। जैसे इन दोनों नेशंस का राइज हुआ था, ये दोनों नेशन बने हैं, उन्हीं सब सर्कमस्टांसेस की वजह से बिगनिंग से ही रिलेशनशिप खराब रहे हैं। बहुत बार क्या इशू आता है, सीज फायर वायलेशंस होते हैं अलोंग एलओसी, एलओसी दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सीज फायर वायलेशन को आप लिख सकते हो। अब सीज फायर वायलेशन में आपको क्या करना है, इसको भी आपको पूरा सब कुछ डिफाइन नहीं करना, बिकॉज बहुत सारी जो और इश्यूज हैं वो भी आपको सब चीजें बतानी होती हैं, तो आप इनको कोमा लगाकर लिखते रहना, ठीक है। तो जो डिस्प्यूटेड एरिया है जो उसमें क्या होता है, द पीपल इन डिस्प्यूटेड एरियाज हैव बीन यूज्ड इन देयर ऑपरेशन। तो जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कुछ जो इंडिया टेरिटरी है इंडिया की, वहां से ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग हैं वहां के लोकल जो पीपल हैं, तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो उनको यूज करते हैं, ये सारी फंडिंग देते हैं उनको, उनसे ये सारे काम करवा लेते हैं। इनसे क्या होता है, टेरर अटैक्स बढ़ते हैं, कन्फ्लिक्ट बढ़ता है दोनों कंट्रीज के बीच, and this will lead to complete disruption of socio-cultural, political and economical sector and foundation of our society। इन सब का इफेक्ट किस पे पड़ा, सोसाइटी पर पड़ा, कल्चर पर पड़ा, पॉलिटिकल जो पार है उसके ऊपर पड़ता है, इकोनॉमी के ऊपर इन सब का इफेक्ट होता है। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। चलो उसके बाद जो पाकिस्तान के रिलेटेड हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो हमने पढ़े थे, क्या चीजें पढ़ी हैं अब तक, एक्सटर्नल स्टेट के बारे में हमने पढ़ी है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टेट हमने पढ़ा था कि जो फॉरेन स्टेट होते हैं उनकी वजह से जो थ्रेट होता है वो, तो उसमें हमने पढ़ा चाइना का एग्जाम्पल, दूसरा हमने पढ़ा आपका पाकिस्तान का एग्जाम्पल। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट का तो हमने पढ़ लिया, जो अब एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चैलेंजेस रहेंगे उनकी तरफ से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स होते क्या हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स are those organizations which have sufficient social, political and economical power to influence the security of a nation। ऐसे organization जिनके पास इतना फंडिंग होती है, इतना इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये दूसरी जो भी नेशन है या फिर खुद का नेशन है, कोई भी नेशन लगा लो, उसकी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर्स को, उनको सबको इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आया आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़े तो इंडिया जो है, इंडिया फेसेस ऑल टाइप ऑफ टेररिस्ट थ्रेट्स, एथनिक भी हो गया वो,
रिलीजियस थ्रेट्स भी हो गया वो आपका, आइडियोलॉजिकल थ्रेट्स भी हो गया आपका, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे। द फाउंडेशन फॉर द इंसर्जेंट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द वैली वाज लेड व्हेन पाकिस्तान ट्राइड टू कैप्चर कश्मीर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो एक बार कश्मीर वाला मैप हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देख लो उसमें एक बार। ठीक है, ओके ओके, समझ आता है ना, इतना भी बेकार नहीं बना होगा। ठीक है, ये आपका अक्षाई चिन्ह वाला रीजन। ठीक है, ये अक्षाई चिन्ह वाला हो गया आपका, अक्षाई चिन्ह हो गया। यहाँ पे आपका होता है सियाचिन। सियाचिन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो कौन सा हो गया फिर, ये वाला हो गया आपका पीओके, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये रीजन आपका। ठीक है, ये अक्साई चिन्ह हो गया, ये सियाचिन हो गया। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जो ये वैली है इसकी जम्मू कश्मीर इधर, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द वैली वाज लेड व्हेन जब जब पाकिस्तान ने ट्राई करना चाहा कश्मीर वाले रीजन को कैप्चर करने के लिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अटैक किया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को अटैक किया, ऊपर जो हमने पढ़ा जो लोकल पीपल हैं यहाँ रहने वाले, उनको ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो इनका प्रोपोगेंडा है उसको स्प्रेड करें। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। कुछ इनोसेंट पीपल जो होते हैं वो इनके विक्टिम बन जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जगह खाली करनी पड़ती है, ये टेरिटरी से लोग चले जाते हैं। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई, ये इश्यूज हो गए, टेररिस्ट अटैक के विक्टिम्स हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑफिशियल्स, लोकल पीपल, ये सारे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल अगर आप उसमें लिखना चाहो, आपको पूरा डिफाइन नहीं करना उसमें कि कौन इसका लीडर है कौन नहीं, आपको इतना डेप्थ में लिखना ही नहीं है। जो सीएपीएफ के लिए आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, सीएसए वाले बच्चों को ये सारी चीजें पढ़नी होती है। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है आपको कि आपको ये चीजें डेप्थ में नहीं लिखनी पड़ती। अलकायदा आप लिख दोगे, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, लश्कर सबने नाम सुना होगा, लश्कर ए ताइबा आप लिख दोगे। अब इसका क्या है, आप LET नहीं लिखोगे। ठीक है, LET नहीं लिखना, आपको पहले उस चीज का फुल फॉर्म कहीं बताना है। ब्रैकेट में आप LET लिख सकते हैं, अगर फिर आपको यूज करना है दूसरी बार तो आप उसको LET करके लिख दो। डायरेक्टली आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, एब्रिवेटेड नहीं लिखनी है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है आपको ये। ठीक है, तालिबान हो गया। ठीक है, all these pose the gravest threat to the internal security of India। ठीक है, ये तो इनसाइड वैली जो आपकी कश्मीर वैली जम्मू कश्मीर वाला रीजन है उसके बारे में बात हो गया कि भाई इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन आउटसाइड द वैली भी अगर हम बात करें तो भी बहुत सारे टेरर अटैक्स होते हैं। जैसे मेजर अटैक्स आपके जो हुए, इंक्लूडिंग जो आपका 2001 का अटैक हुआ पार्लियामेंट पर, इंडियन पार्लियामेंट का अटैक, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए वो लिख सकते हो। 26/11 का आपका अटैक हुआ, वो आप चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो पाकिस्तान बेस्ड LET लश्कर ए ताइबा हैज बीन ऑपरेटिंग नेटवर्क इन मोर देन 18 कंट्रीज। मोर देन 18 कंट्रीज में इनके ऑपरेशन नेटवर्क्स इनके चलते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, US, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हो। जैसे मोहम्मद JEM का आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, टेररिस्ट में और उनमें और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में। एंड ऑल दीज इन्फ्लुएंस द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ नेशन। वही आपके पॉइंट्स की पीस और स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस होगी इससे। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होगा किसी भी कंट्री का, इंटरनल सिक्योरिटी हार्म होगी। ठीक है, इंटेग्रिटी हार्म होगी, इनकी सोवरेनिटी लॉस होगा। ठीक है, ये सब चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ऑफिशियल्स, इन पर अटैक करने से, ये सब चीजें होगी। उसके बाद जो नॉन स्टेट एक्टर्स में एक और चीज आती है, वो आता है आपका ड्रग। ड्रग्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्रग्स के जो रैकेट्स चलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडिया जो है वो 2 मेन ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज जो वर्ल्ड के हैं, 2 मेन
ड्रग प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वर्ल्ड के, उनके बीच में है, दैट इज गोल्डन ट्राइंगल। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, डायरेक्टली आप नाम लिख दो अगर गोल्डन ट्राइंगल में जो कंट्रीज आती हैं, एक आती है जैसे आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, तो डायरेक्टली भी आप नाम लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये जो कीवर्ड यूज करते हो जैसे गोल्डन ट्राइंगल, तो ये थोड़ा सा उसमें जो कंटेंट आप लिखते हो उसको ज्यादा एनरिच करता है, बजाय कि आप डायरेक्टली इनका नाम लिख दो। एक होता है आपका गोल्डन क्रेसेंट वाला रीजन, उसमें कौन कौन सा आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है, ये सब चीजें। तो इंडिया दोनों साइड से, ईस्टर्न साइड में ये कंट्रीज हैं, वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ साइड में ये वाली कंट्रीज हो गई आपकी, ठीक है। ये इंडिया का रीजन हो गया, इंडिया हो गया ये। यहाँ म्यांमार थाईलैंड वाला हो गया आपका, यहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान ये रीजन हो गया, ईरान हो गया यहाँ, ठीक है। तो इन जो ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, इनके बीच में है सिचुएटेड आपका इंडिया। तो इसकी वजह से मोर वनरेबल है ड्रग ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज को लेकर, और इंडिया को एज ए रूट भी यूज किया जाता है, इंडिया के थ्रू दूसरी साइड पहुंचानी हो तो, और इंडिया को एज ए डेस्टिनेशन भी यूज किया जाता है, ठीक है। इंडिया में ही पहुंचाना, और एक इंडिया को यूज किया जाता है एज ए रूट टू सेंड ऑल दीज ड्रग्स इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये सब भी क्या इफेक्ट है, इन सब का सीरियस इफेक्ट, these pose a serious effect on the security of the nation। ये हो गया ड्रग वाला, हो गया आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, फेक करेंसी का इशू आता है, फेक करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के इशू हो गए आपके, ये सब चीजें होगी। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिलिट्री, स्टेट पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो, पैरामिलिट्री आपकी मिलिट्री, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं कर्व करने के लिए सारे ट्रैफिकिंग इश्यूज, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग इश्यूज हो गया, फेक करेंसी इश्यूज हो गया, इन सब को टैकल करने के लिए सारी मिनिस्ट्रीज और जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। फॉरेन इंटेलिजेंस और एजेंसीज जो होती हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट किया है ताकि ये सारी चीजें टाइमली एक दूसरे के साथ शेयर की जा सके, ठीक है, ये सब चीजें होगी। फिर आया आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, फोर्स्ड मैरिज के लिए, पोस्ट मैरिज के लिए, ठीक है, बॉन्डेड लेबर के लिए, बॉन्डेड लेबर एज ए वर्कर इनको यूज करते हैं, ये सारी चीजों के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेजर रीजन है इन सब चीजों के लिए जो पीपल को वल्नरेबल बनाते हैं, ठीक है। All right, illiteracy and unemployment are the major reasons that make people vulnerable to the human trafficking. Women and children are trafficked from Nepal and Bangladesh to be sold inside the country for the prostitution. India acts as a source of cheap labor to the Middle East and European countries. cheap labor मिल जाता है, cheap rate में labor मिल जाता है, तो जो western countries हैं उनके लिए इंडिया से लोग जाते हैं, ठीक है। तो एक इंडिया एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ चीप लेबर। फिर भी अबडक्शन होता है, अबडक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, किसकी, विमेन की और चिल्ड्रन की, ये सारे काम करवाने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन स्टेट एक्टर्स में आपका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक बार फेक करेंसी। फेक करेंसी में क्या होता है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश है, ये मेजर सोर्स ऑफ इंडियन फेक करेंसी है, यहाँ से फेक करेंसी आपकी सप्लाई होती है। एंड these activities are supported by the ISI to fund the terrorist organization in various nations। और जिससे क्या होगा, जो अंडरमाइन करेगा ये किसी भी नेशन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, ठीक है। दीज करेंसी नोट्स आर यूजुअली राउटेड वाया, कहाँ से आते हैं, यूएई से होकर आएंगे, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। जैसे चाइनीज जो गुड्स था उनका हमने पढ़ा था, डायरेक्टली अगर नहीं आते तो जहां से पोरस बॉर्डर है वहां से ये चीजों की सप्लाई होती है। तो इंडिया गवर्नमेंट ने इसको भी कर्व करने के लिए क्या कुछ चीजें करी है, वही
कोऑर्डिनेट किया है आपस में ग्रुप्स के बीच, बिटवीन होम मिनिस्ट्री और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, स्टेट फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करें। पीपल टू पीपल गवर्नमेंट का विश्वास होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा विश्वास दिलवाना कि जो पीपल टू पीपल टाइज करें, या फिर जो लोकल पीपल हैं उनका गवर्नमेंट में थोड़ा सा विश्वास बढ़े कि वो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें अगर ऐसा कुछ होता है तो। स्पेशल सेल बनाए गए हैं टू काउंटर टेरर फंडिंग, टेरर फंडिंग को काउंटर करेंगे, फेक करेंसी इश्यूज हैं उनको काउंटर करेंगे। दीज स्पेशल सेल्स आर फॉर्म्ड अंडर द एनआईए, दैट इज योर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और जो आरबीआई है कुछ आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं, लोकल जो पीपल हैं, जो पब्लिक है उनको अवेयर कराने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं आरबीआई ने कि उनको आइडेंटिटी करने में इजी हो, फेक करेंसी की आइडेंटिफाई उनको कर सकें। तो अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए आरबीआई ने ये कुछ मेजर्स लिए हैं, ठीक है। और कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो आपकी न्यू करेंसी में इंप्रूव किए गए हैं, ठीक है। फिर आता है आपका साइबर अटैक्स। नेक्स्ट इज योर cyber attacks. Cyber attacks not only involve the attacks by cyber criminals but also cyber criminals हो गए इनसे, और दूसरा साइबर टेररिस्ट हो गए, साइबर टेररिस्ट, ठीक है। तो साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं इनका एम क्या होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है मॉनेटरी बेनिफिट्स, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए करते हैं ये सारी हैकिंग हो गया, ये सारी चीजें ये सिर्फ चंद पैसों के लिए, कुछ मॉनेटरी गेन्स के लिए करते हैं। अगर हम बात करें हाउएवर इन द केस ऑफ साइबर टेररिज्म, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, सोशल जो स्ट्रक्चर है किसी नेशन का, उसमें इन्फ्लुएंस करने के लिए ये सारी चीजें करी जाती है। मेजर इनका एम मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होता, इनका एम होता है सोसाइटल और पॉलिटिकल लेवल पर चीजों को इन्फ्लुएंस करने का, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं उन पर अटैक होता है, उनका जो डेटा होता है वो चुरा लिया जाता है, डेटा थेफ्ट, ठीक है, पायरेसी जैसी चीजें हो गई, ठीक है। तो कोई इंफॉर्मेशन हो गया उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, ये सब चीजें। तो इंडियाज अबंडेंट ग्रोथ इन द आईटी सेक्टर, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है आईटी सेक्टर में, इंडिया का जो ग्रोथ है इन सब की वजह से क्या होता है, इट मेक्स इंडिया मोर वल्नरेबल फॉर सच अटैक्स, ज्यादा अटैक्स होंगे इन सब चीज के लिए। इनको कर्व करने के लिए भी प्रॉपर मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं, कोऑर्डिनेट करता है आपस में जो क्राइम ब्यूरो है वो, उनका कोऑर्डिनेशन प्लस मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन, आईटी कंपनीज का आपस में कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इंडियन जो डायस्पोरा है अगर वो फॉरेन कंट्रीज में है तो उनको भी थ्रेट होता है, ठीक है, वो भी कोई ना कोई थ्रेट फेस करते हैं, और इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है जो उस कंट्री के साथ हमारी इंडिया का बाइलेटरल टाइज है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो एक ये एस्पेक्ट हो गया आपका नॉन स्टेट एक्टर्स का। फिर आता है जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, ये क्या इशू होता है कि जो पीपल जो माइग्रेट करते हैं इंडिया के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं, तो इंडिया में जिन्होंने माइग्रेट किया विदाउट एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उनके पास वहाँ कोई रहने का, आने का, कोई परमानेंट रहने का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये अपने साथ क्या लाते हैं, बहुत सारी ट्रबल्स होती है, इंसर्जेंसी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, इन सब की वजह से कमर्शियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो लोकल पीपल हैं उनको जॉब्स में जॉब्स नहीं मिल पाती, कुछ का ये कहना होता है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज आप इसमें लिख सकते हो कि अगर टॉपिक आता है कुछ जिसमें आपको इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इशू होता है उसमें आप लिख सकते हो एथनिक क्लैसेस होते हैं, ट्रबल होते हैं, जो लोकल पीपल हैं उनके साथ इंटरमिक्सिंग ऑफ थॉट्स नहीं होता, ठीक है। और बर्डन बढ़ता है, बर्डन इंक्रीज होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर,
गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा। और जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, इनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको उनके बेनिफिट्स लेने के लिए इनके पास प्रॉपर जो सर्टिफिकेट जो होने चाहिए वो प्रोजेस नहीं करते, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी ज्यादा लगा। और जो ये स्कीम्स होती हैं लोकल लेवल पीपल के लिए, वो सब ये लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे बिकॉज ये सिटीजन्स नहीं है। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी वो कैसे, मान लो पीडीएस सिस्टम के थ्रू लोकल जो पीपल हैं उनको कम रेट पर चीजें मिलती हैं, लेकिन ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये वो चीज नहीं ले पाए पीडीएस सिस्टम के थ्रू, तो ब्लैक मार्केटिंग कैसे बढ़ेगी। कुछ जो ग्राउंड लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करेंगे, जो ये पीडीएस वाली चीजें हैं इनको होर्ड्स मतलब इनको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और फिर ज्यादा रेट में इनको देंगे, ठीक है। तो कुछ क्लैशेज होते हैं लोकल पीपल के और इन लोगों के क्लैशेज होंगे आपस में, ठीक है। एथनिक ट्रबल होगा, इंसर्जेंसी होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, कमर्शियल प्रॉब्लम्स आएंगी, कमर्शियल प्रॉब्लम्स आएंगे इन सब के बीच, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू क्रिएट होगा। ये एज ए चीप लेबर ये लोग वर्क कर सकते हैं बिकॉज इनको अगर कोई काम नहीं मिलता तो ये चीप रेट में भी काम करेंगे, जिससे जो लोकल जो पीपल हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, क्राइम इंक्रीज हो गया, और फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बहुत ज्यादा इशू बढ़ जाता है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट जो नॉन स्टेट एक्टर में नाम आता है वो आया आपका सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर आपके एनजीओ, ये नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे हो सकते हैं। इंक्रीजिंग एजिटेशन फ्रॉम वेरियस एनजीओ, आजकल जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं, ऑल्दो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स हैव एनवायरमेंटल कंसर्न्स, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की टू गो फॉर डेवलपमेंट process and also provide the necessities to the citizen। लेकिन कुछ एनजीओ क्या करते हैं जो कि बहुत ही सीरियस थ्रेट है, that these organization these NGOs get funds from foreign countries। तो फॉरेन कंट्रीज से इनको फंड मिलता है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज से इनको फंड मिला तो ये करेंगे प्रोटेस्ट। इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, कोई भी गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आई इन्होंने उसके लिए कर दिया प्रोटेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल और एनर्जी प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने देखा है, माइनिंग एक्टिविटीज का देखा है जो गवर्नमेंट करना चाह रही थी इंडिया की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बट ड्यू टू ऑल दीज कंसर्न्स उनको वो चीजें रोकनी पड़ती हैं, तो इनका एक रोल है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या निकाला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट निकाल लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मनी फ्लो होता है, जो फॉरेन कंट्रीज से जितना भी मनी अगर एनजीओ को आता है उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि बहुत ज्यादा ये इस तरीके की फंडिंग ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हो गया। फिर एक इशू आता है आपका पायरेट्स का इशू। इंडिया का ट्रेड 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में भी हम लोगों ने पढ़ा है। एनडीए वाले बच्चों के क्वेश्चन भी आया है आपका कि जो इंडिया का ऑलमोस्ट जो ट्रेड होता है वो होता है आपका सी के थ्रू द सी। और सी के थ्रू जब होता है तो बहुत सारे पायरेसी इश्यूज आते हैं इसमें, ठीक है। और पायरेट्स मूवी किसी ने देखा हो, समुद्री लुटेरों की मूवी, तो उसपे भी यही होता है कि जो कंपनी जो उसमें दिखाते हैं कि कोई भी सामान लेके जा रहा है तो वो लुटेरे क्या करते हैं, उनकी जो शिप्स होती हैं उनको वहां से सामान उसका लूट लेते हैं, ठीक है। तो हाईली डिपेंडेंट है इंडिया का जो ट्रेड है वो सी रूट्स पर। तो this also these piracy issues also poses serious threats for the country's development, ठीक है। उसके लिए काउंटर करने के लिए क्या किया गया है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो है वो इस्टेब्लिश हुआ है,
जो रिपोर्ट करता है, जो ये पायरेट्स के शिप्स हैं, टाइमली रिपोर्ट देता है उन सब के बारे में। एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाए हैं इंडियन नेवी ने। उसमें क्या होता है, जो इंडियन नेवी होता है, इन ऑर्डर टू बेटर रिस्पॉन्ड टू द मैरीटाइम पायरेसी, इंडियन नेवी हैज बीन डिप्लॉइंग इट्स एस्कॉर्ट वेसल्स इन द गल्फ ऑफ एडन ऑन एंटी पायरेसी टास्किंग। एंटी पायरेसी टास्क के लिए कि भाई टाइमली रिपोर्ट करना इन सब चीजों को, ठीक है, शिप्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो वहां से शिप्स जाती हैं, वहां से जो शिप्स गुजरती हैं, उनको इंडियन नेवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो पायरेसी जो अटेम्प्ट्स हैं उनको सक्सेसफुली रोका गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये सारी चीजें हो गई आपका नॉन स्टेट एक्टर्स में, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन में ऐसे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि चाइना हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑल्दो बोथ द कंट्रीज फेस बॉर्डर टेंशन। ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर तो बन गया, लेकिन बॉर्डर टेंशंस भी चलती हैं। तो बॉर्डर टेंशंस में क्या चीजें, क्या पॉइंट्स लिखने हैं आपको, जो ये स्टैटिक के पॉइंट्स पढ़े हमने स्टार्टिंग से अभी तक, वो सारी चीजें, प्लस जो आप इसके नोट्स बनाओगे ये लेक्चर के, उसमें जो नेक्स्ट मंथ्स आने हैं उनमें कोई भी न्यूज आती है इंडिया चाइना के रिगार्डिंग, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो वो, ठीक है। स्टिकी नोट्स लगाकर आप उसमें वो चीजें लिख सकते हो, जो भी इश्यू नए आए वो सारी चीजें, ठीक है, वो उसमें लिख सकते हो। दूसरा आपका अगर पूछ लिया जाए आपसे, चाइनाज स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद पाकिस्तान इज ए कंसर्न फॉर इंडिया, तो कैसे कंसर्न है, तो आप उसमें क्या चीजें लिख सकते हो, नॉन स्टेट एक्टर्स का भी रोल उसमें लिख सकते हो कि कैसे वहां से टेरर फंडिंग हो सकती है, फेक करेंसी के इश्यूज हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पायरेसी इश्यूज आप मेंशन कर सकते हो, और जो नेबरहुड कंट्रीज में जो चाइना का ग्रोइंग जो इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से इंडिया पर क्या क्या चीजें, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या किस तरीके के जो थ्रेट्स आ सकते हैं, वो सब चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट अगर इसमें बनाए, जो हमने पढ़ा है, इसमें आर्ग्यूमेंट किस तरीके से बन सकता है, आर्ग्यूमेंट कैन बी लाइक चाइना इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिया बट both the countries progress depends on mutual cooperation। तो इसके फोर में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, इसके अगेंस्ट में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, और वो सारी चीजें हमने ऊपर फोर के पॉइंट्स भी, अगेंस्ट के पॉइंट्स भी पढ़े। तो ये सारी चीजें ऐसे हो सकती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर एंड होता है। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसके नोट्स बनाकर आपको ग्रुप में सेंड करने हैं, ठीक है। नोट्स के बाद आप ना एक पेज ब्लैंक छोड़ दिया करो, ठीक है। और जो A4 साइज शीट में बनाता है वो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कभी भी आप उसमें पॉइंट्स ऐड करोगे तो वो सारे पेज आपको एक साथ रखने हैं। बट अगर कोई स्पाइरल वाली या फिर कोई जो नोटबुक्स यूज करते हैं, उन लोगों को क्या करना है, एक चैप्टर पढ़ा उसके बाद एक पेज आपने नेक्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। उसपे जो नेक्स्ट जो मंथ्स हैं उनमें जो भी न्यूज आएगी सेम टॉपिक के रिलेटेड, वो सारी चीजें हमें उसमें लिखनी होती है। ऑलराइट, चलो फिर आज का चैप्टर एंड करते हैं हम। आई होप सबको समझ आया होगा।